तो एनिमे के इवेंट्स के 4 साल पहले जब जेजू आइलैंड पे एक एस रैंक डंजन खुल चुका था और तब साउथ कोरिया के बहुत सारे हंटर्स गए थे उस डंजन को बंद करने। और वो डंजन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और डंजन बंद ना करने के कारण वहाँ का डंजन ब्रेक हो गया, विच मीन्स वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स अब आजाद घूमते हैं। एंड कुछ ही टाइम में इन मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड में अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ के सारे सिविलियंस और हंटर्स को मार गिराया। और एक टाइम बाद सबको जेजू आइलैंड को अबंडन करना पड़ा। और तुम लोग पूछोगे कि इसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मॉन्स्टर्स जेजू आइलैंड के डंजन से निकले थे वो लोग जायंट एंट्स थे एंड कुछ टाइम के लिए तो जेजू आइलैंड में ही थे, बट उनमें से कुछ लोग इवॉल्व होने लगे, वो लोग उड़ने लगे। एंड इसका मतलब यही है कि अब खतरा सिर्फ जेजू आइलैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, स्पेशली साउथ कोरिया जहाँ पे एंड्स दिखना शुरू हो चुके हैं। एंड दोनों कंट्रीज यानी कि साउथ कोरिया और जापान ने डिसाइड किया कि वो लोग जाएंगे जेजू आइलैंड में एंड वंस एंड फॉर ऑल इस सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि 3 बार पहले ही रेड हो चुकी थी पर तीनों ही अनसक्सेसफुल रही थी और ये चौथा रेड होने वाला है। एंड दोनों कंट्रीज ने अपने सबसे बेस्ट हंटर्स को चूज किया पार्टिसिपेट करने के लिए इन दी रेड। एंड हाँ, अपने जिनवू को भी बोला गया था कि वो भी रेड में पार्टिसिपेट करे, पर जिनवू डिनाई कर देता है। एक्चुअली उसी टाइम में जिनवू ने अपनी मॉम को इटर्नल स्लम्बर से बाहर निकाला था आफ्टर 4 years एंड जिनवू अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता था एंड उन पलों को जीना चाहता था जो उसने कभी बचपन में जिया नहीं था। ओके, बैक टू द रेड। तो तैयारियां जोरों शोरों से थी। अपने जेजू आइलैंड के अंदर तो एस रैंक हंटर्स जाएंगे ही और जेजू आइलैंड के सराउंडिंग्स में वॉरशिप्स तैनात करी गई थी, जिससे अगर कोई एंड गलती से बाहर भी निकल आए तो उन्हें वॉरशिप्स के थ्रू मार दिया जाएगा। और इन वॉरशिप्स में भी थे अलग अलग रैंक्स के हंटर्स, नॉट एस रैंक ऑब्वियसली, और पूरे जेजू आइलैंड को भी अलग अलग हंटर्स ने घेर के रखा था। तो इतनी प्रिपरेशन के साथ शुरू होती है दी जेजू आइलैंड रेड। प्लान बिल्कुल सिंपल था। जापान के सारे हंटर्स एंड्स को ल्योर करेंगे जिससे वो लोग लड़ेंगे और उन सारे एंड्स को बिजी रखेंगे। एंड दूसरी तरफ कोरिया के हंटर्स सीधा एंड के नेस्ट में ड्रॉप होंगे एंड उनका काम सिंपल है, एंड क्वीन को मार देना। और अगर एंड क्वीन हार गई तो इवेंचुअली सारे एंड्स मर जाएंगे। एंड जापान के हंटर्स अंडर द ऑर्डर ऑफ गोतो यूजी, जो काइंड ऑफ उनका लीडर है, उनकी मदद से एंड्स के सारे कम्युनिकेशन को जाम भी कर देते हैं। वेल वी ऑल नो कि एंड्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे खराब करने की जिम्मेदारी जापान लोगों ने भी ली। एंड जापान की 4 टीम्स जाती है सारे एंड्स को खत्म करने एंड दूसरी तरफ कोरिया के हंटर्स जाते हैं एंड क्वीन को खत्म करने। एंड कोरियन हंटर्स एंड नेस्ट के अंदर चले गए थे एंड उन्हें कई एंड के एग्स देखने को मिले थे एंड हंटर चॉइस सारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर मजे की बात यह है कि उन एग्स में से एक बड़ा एग भी मौजूद था एंड वो ऑलरेडी हैच हो चुका था, जो इन सारे एग्स में से सबसे पावरफुल एंड था। एंड दूसरी तरफ जापान की 4 टीम में से 2 टीम ऑलरेडी फिनिश हो चुकी थी। किसी मिस्टीरियस एंटिटी ने यह काम किया था एंड यहाँ कोरियन हंटर्स पे भी पलटवार होना शुरू हो चुका था, पर वो लोग टक्कर दे रहे थे। एंड बाय द वे ये सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को देख पा रही थी। बट हाँ, हंटर चॉय के फायर अटैक से एंड क्वीन बहुत इंजर हो जाती है, जिससे वो एक डेथ क्राई करती है, जिससे सारे एंड्स अपनी क्वीन के पास रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। एंड हंटर चाय हाई इन के आखिरी अटैक से एंड क्वीन खत्म हो जाती है एंड उन लोगों को लग ही रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ओ बॉय, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड एंट्री लेता है सबसे पावरफुल एंड, जिसकी ऑरा से हंटर्स समझ जाते हैं कि दैट ही इज अ बैड न्यूज। एंड ये सबसे पावरफुल एंड था जिसे एंड किंग कहा गया था। एंड इसकी पावर का अंदाजा इससे ले लो कि ये एक ही पंच में चाहे हिन, जिसने अभी अभी एंड क्वीन को मारा था, उसे नियर डेथ सिनेरियो में ढकेल देता है विद जस्ट 1 पंच। एंड देन एंड किंग एक रैम्पेज पे निकलता है एंड उसके सामने जो भी हंटर्स आते हैं वो सब मरना शुरू हो जाते हैं एंड हंटर्स के पास कोई भी काउंटर अटैक नहीं था। एंड इन एस रैंक हंटर्स में से एक हीलर भी था, इसका नाम मिन ब्योंग गू था। वो छिप के सबको हील कर रहा था, बट एंड किंग इतना तो समझदार था कि उसे पता था कि हीलर को पहले निपटाओ एंड वो वही करता है। उसने मिंग ब्योंग गू को एक ही बार में मार दिया, लिटरली डोनर बना दिया बच्चे को। एंड दूसरी तरफ हमें जापान के हंटर्स दिखते हैं एंड उनका डार्क सीक्रेट भी पता चलता है।
गोतो ड्यूजी जो कमांड कर रहा था इतनी देर से, वो एक्चुअली कभी कोरिया के हंटर्स की मदद ही नहीं करना चाहता था। वो उल्टा चाहता था कि कोरिया के सारे हंटर्स मर जाए एंड वो अपनी बची हुई टीम को लेकर रिट्रीट भी करने वाला था। बट कर्मा हिट्स हार्ड क्योंकि एंड किंग उनका रास्ता रोकता है, ये दिखाते हुए कि एंड किंग इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो वेरी फास्ट। एंड वो गोतो को पूछता है कि तू किंग है ना, बिकॉज अभी तक गोतो ही सब कुछ लीड कर रहा था एंड किंग ह्यूमंस के किंग को मारना चाहता था, मतलब लीडर को मारना चाहता था। एंड गोतो भी बोलता है कि हाँ मैं हूँ किंग। एंड होना क्या था, एंड किंग इजिली गोतो को मार डालता है। एंड अब कोरियन हंटर्स पे आए तो सारे कोरियन हंटर्स अब वाइप आउट होना शुरू हो चुके थे। बट अचानक से हम एक शैडो को देखते हैं एंड उसे रिप्लेस होके आता है सन जिनवू। वेल, इन सारी रेड प्रिपरेशन में ही जिनवू ने अपनी शैडो आर्मी के कुछ लोगों को दूसरे हंटर्स की परछाइयों में छिपा के रखा था कि अगर बाय चांस चीजें खराब हुई और आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वो कभी भी टेलीपोर्ट करके उनके पास जा सकता है। एंड हियर वी आर गोइंग टू विटनेस जिनवू वर्सेस द एंड किंग। एंड जिनवू करता है अराइज एंड अपनी शैडो आर्मी से भिड़वाता है एंड किंग के एंड से। जिनवू ना ही सिर्फ एंड्स को मार रहा था बल्कि उनकी सारे एंड्स को वो अपनी शैडो आर्मी में भी इंक्लूड कर रहा था, जिससे उनकी आर्मी तो बड़ी हो रही थी बट पावरफुल भी हो रही थी। एंड जिनवू हीलिंग पोशंस लाया था एंड वो सारे के सारे हंटर्स जो भी बचे थे उन्हें हील कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली चाय हाई इन के वाउंड्स बहुत ज्यादा डीप थे एंड वो हीलिंग पोशन से तो ठीक नहीं होंगे। तो जिनवू अपनी पसंदीदा औरत को बचाने के लिए मिंग युंगू, वही एसरंग हीलर, उसे अराइज करता है एंड वो साइड में जाता है और चाय हाई हिन को हील कर देता है। बट ये अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर का बहुत अच्छा दोस्त था एंड वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त ऐसे शैडो बन के रहे। और मिंग ब्यूंगू भी एक ऐसा हंटर था जिसको लड़ाई वड़ाई अब पसंद नहीं थी, वो तो बस उनकी हेल्प के लिए आया था। एंड जिनवू ये सब देख के उसके शैडो को रिलीज कर देता है। बाद में एंड किंग और जिनवू की तगड़ी बैटल भी होती है जो मैं एनिमेट होते हुए जरूर देखना चाहूंगा। एंड एट लास्ट जिनवू अपने एंड किंग को हरा देता है। अब तक जिनवू लेवल 100 तक आ चुका था, वो एंड किंग को अराइज करता है। एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द मोस्ट लॉयल शैडो एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो ऑफ सन जिनवू, बेडू। एंड जिनवू एंड क्वीन को भी शैडो में एक्सट्रैक्ट किया था बट उसे जल्दी ही समझ में आ चुका था कि एंड क्वीन बस रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो वो किसी काम की नहीं थी, तो उसे हटा दिया। एंड विद जेजू आइलैंड 4th रेड वाज अ सक्सेस। एंड मैं इस वीडियो को भी यही ख़त्म करूँगा। एंड तब तक के लिए तुम लोग मेरी अगली वीडियोस भी देखो और उन्हें चेकआउट करो। मैं मिलूंगा तुमसे वही, तब तक के लिए गुड बाय।